हैज 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड। लिखा है ए फॉरेस्ट एरिया इन ट्रॉपिकल रीजन। देखो एक और अच्छा एग्जांपल है, ये तो 1200 समझ में आ गई बात, यहाँ तक ये बात खत्म हो जाती है। तो बर्ड की पॉपुलेशन अगर मुझे देखना है तो सबसे ज़्यादा कोलंबिया में है, उसके बाद इंडिया में है, उसके बाद न्यूयॉर्क में है, और सबसे कम है आपका ग्रीनलैंड, फिलहाल जितना हम लोगों ने डेटा पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि एक फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है और जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या है? ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज, देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये प्लांट से रिलेटेड बात होना शुरू हो गई। किससे रिलेटेड बात शुरू हो गई? प्लांट से। अभी तक जो बात थी वो बर्ड से रिलेटेड थी, अब प्लांट से रिलेटेड बात शुरू हो गई। एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है इक्वाडोर, वहाँ पर हमको वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वहाँ पर लिखा है कि 10 टाइम ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट की स्पेसीज हमें देखने को मिलती है अगर हम उतना ही लैंड एरिया किसी टेम्परेट रीजन का कंपेयर करें ऑफ द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। मतलब मेरी बात समझिए, इक्वाडोर और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए दो रीजन्स हैं, एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक जगह पर है टेम्परेट फॉरेस्ट। मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में टेम्परेट फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? इक्वाडोर में। हमने मान लो 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात की, तो हमें इक्वाडोर में 1000 स्क्वायर किलोमीटर लिया और 1000 स्क्वायर किलोमीटर लिया हमने मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का। हमें जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट की स्पेसीज उतने ही लैंड एरिया में 10 गुना ज़्यादा दिखी किसमें? इक्वाडोर में। और मतलब अगर यहाँ पर अगर 5 लाख स्पेसीज होगी तो 5 लाख का 10 गुना कितना होगा? 5 दाम 50 लाख। तो सेम लैंड एरिया में 50 लाख स्पेसीज दिखी हमको वैस्कुलर प्लांट की इक्वाडोर में, और यहाँ पर कितनी मिली? 5 लाख। मेरी बात समझ में आ गई? चले तो ठीक है। इसके बाद लिखा है लार्जली, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब तो इसको लंग भी कहते हैं अर्थ का, राइट? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं ना लंग ऑफ द अर्थ। तो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। अब मेरी बात को समझ से जाइएगा, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। समझ में आ गया? और यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 40,000 से ज़्यादा स्पेसीज हमने प्लांट की देखी, 3000 से ज़्यादा तरीके की हमको स्पेसीज दिखी फिशेस की, और 1300 स्पेसीज दिखी हमको बर्ड्स की, 427 स्पेसीज, मोर देन 1300 लिखा है, समझिए। और इसके बाद 427 स्पेसीज है मैमल्स की, 427 स्पेसीज है एम्फीबियंस की, 370 स्पेसीज, 8 स्पेसीज है रेप्टाइल्स की, और 1,25,000 से ज़्यादा स्पेसीज हमको देखने को मिली किसकी? इनवर्टिब्रेट की। मेरी बात समझिए, ये सारा डेटा है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ओके, डन। कोलंबिया, अब डेटा याद रखो, याद करने का तरीका, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे याद करता। अगर मैं सिर्फ बर्ड की बात करूँ, कोलंबिया में 1400 बर्ड है, अमेज़ॉन में 1300 है, इंडिया में 1200 है, उसके बाद जो है कितनी स्पेसीज है? ग्रीनलैंड में 105 है, नहीं न्यूयॉर्क में 105 है और ग्रीनलैंड में 56 है। ओके, न्यूयॉर्क में 105 है और ग्रीनलैंड में 56। ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लिखा है साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट द रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पेसीज। लिखा आगे क्या लिखा है? वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड लिखा है। इसके बारे में तुम लोग पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। अब एक बात लिखा हुआ है, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बताओ बताओ। उसका मौसम
मतलब एक ही जैसा रहता है हमेशा, इसमें और वहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो लिखिए, एक दूसरा शब्द आ सकता है, नो सीजनल फ्लक्चुएशन। नो सीजनल फ्लक्चुएशन। मेरी बात समझ आ गई? हाँ, अभी ये बात समझ में आ गई? तो देखो लिखा भी है, लिखा भी है, इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। अच्छा एक बात बताओ, इकोलॉजिस्ट या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टडी करना ज़्यादा आसान है या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट को? इसको टेम्परेट को। बेटा दो दो करना था, एक ही खाया आपने, दो को घोल करके एक साथ आराम हो जाएगा। खैर इससे भी पानी में डाल के घोल करके पिया ना आपने मेडिसिन की, क्या किया? हाँ घोल के पीना होता है, ठीक है। एक दोनों ही कर लेना चाहिए था, आराम हो जाएगा। खैर इतना आपने बताया है। ये आपकी एंटीबायोटिक है, ये आपके सुबह शाम चलेगी, ठीक है, ये 3 दिन चलेगी। ये जो मेडिसिन कैसे लिखा है, लॉपेनॉल लिखते हैं, ठीक है। ये अभी तो नहीं खाना है क्योंकि अब तो खाया है, कुछ देर बाद, ओके। पैंट टॉप नहीं मिली क्या इसमें? तीन ही मुझे पास। अच्छा ये है, रखिए। ये मेडिसिन बेटा आप खाली पेट कर लीजिए, ओके। आज तो नहीं है, कल से पॉसिबल है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आपको आराम हो जाएगा थोड़ी देर में, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे लिखा है इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। देखो बात लिखी हुई है, सबसे पहली बात लिखी है कि स्पेसिएशन मतलब नई स्पेसीज का बनना। तो एक बात बताओ, कोई कार कंपनी है, वो नए नए मॉडल कहाँ बनाएगी? जहाँ पे वो उसकी फैक्ट्री ज़्यादा सेटल्ड है या जहाँ वो अनसेटल्ड है? जहाँ सेटल्ड है ना, तो वहाँ पे वो डाइवर्सिटी अपनी बनाए, क्योंकि ब्रांड्स को अब हर रेंज का कस्टमर चाहिए, राइट। तो वो हर मॉडल में काम करेगी। कहीं पर अगर उसके स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं, ऐसे सोचो, चलो पढ़ो। तो स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा एक बात लिखी है, देखो कितनी अच्छी सी बात लिखी है, अनलाइक टेम्परेट रीजन इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। अब मेरी बात को समझो, स्पेसिएशन हमको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? इन
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट? ट्रॉपिकल। टेम्परेट में वो सेटल ही नहीं हो पाई, तब तक स्पेसिएशन कहाँ से करेगी? लिखा है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर। क्यों? क्योंकि नो सीजन, ड्यू टू नो सीजनल। तो यहाँ पर बायोमास का प्रिडिक्शन करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना, क्योंकि यहाँ कहीं फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रहा है, हर साल एक कांस्टेंट पेस पे काम चल रहा है, तो नो सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो लिखा है हैड लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। क्या बात है। अगली बात लिखी है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। लिखा है रिलेटिवली कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग के यहाँ आज बारिश हुई, कल होगी नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन वहाँ पता है कि अरे कल बारिश हुई थी, परसों हो सकता है परसों फिर बारिश हो, राइट। तो वहाँ सीजन को प्रेडिक्ट करना आसान है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। लिखा है यही जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है ये निके स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं और इन्हीं की वजह से ग्रेटर डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। क्या मैंने यही बात बोली थी कि नहीं शुरू से? अच्छा, लिखा हुआ है ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है ट्रॉपिक रीजन में, जो कि हायर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से हमें इनडायरेक्टली ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्या ये सारी बातें मैंने आपको नहीं पढ़ाई? बताया कि नहीं बताया? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब बात आती है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसकी बात आती है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। जब मैं बात करता हूँ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट, एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, और जियोग्राफर थे जिनका ही वॉज अ, किसकी बात हो रही है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसकी बात हो रही है? एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या पाया कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें स्पीसीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखती है। स्पीसीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखती है। बहुत समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं सिर्फ मलिहाबाद की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैंगो है, मैंगो है, मैंगो है, बहुत तरीके का मैंगो है। लेकिन अगर मैं मलिहाबाद से मेन लखनऊ आता हूँ, मेन लखनऊ से मैं लखनऊ के आसपास के एरिया को भी, उन्नाव, कानपुर, ठीक है, फैजाबाद रोड, ये सारी चीज़ों की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं एरिया बढ़ाता हूँ तो मुझे मैंगो की ही बहुत सारी अलग वैरायटी देखने को मिलती है। अगर आप जौनपुर का आम खाए हो और अगर आप लखनऊ का आम खाए हो तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है। उसके बियॉन्ड आप कितना भी एरिया बढ़ाते जाओगे अब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे आप स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ाते बढ़ाते इंडिया से निकलते हुए चले गए कश्मीर तरफ, वहाँ आम कहाँ हो रहा है? और ठंडी पड़ रही है, वहाँ कहाँ आम हो रहा है? वहाँ सेब हो रहा है, लेकिन आम की स्पीसीज तो नहीं दिख रही ना। अब आप कितना भी एरिया बढ़ा लो, राइट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस एरिया बढ़ाने, इस सरफेस एरिया बढ़ाते से स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन अप टू ए लिमिट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एक बात लिखा है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा। लाइक एंजियोस्पर्म की बात करें, प्लांट की बात करें, बर्ड की बात करें, बैट की बात करें, फ्रेश वाटर टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है? शुरू में थोड़ा सा स्लो रहेगी, फिर बहुत तेजी से स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी और उसके बाद आगे चल करके क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को या स्लो को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके,
तो अब इसका अगर मैं इसको लॉगरिथमिक की वैल्यू या इक्वेशन की तरह देखूं तो क्या होगा, log s बराबर log c प्लस जेड log a। s क्या बताता है, स्पेसीज रिचनेस के बारे में, a एरिया की बात करता है, z स्लोप ऑफ लाइन दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, और c क्या बताता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर एक बात लिखी है कि अगर मैं बात करता हूँ z की, तो the range of z lies between 0.1 to 0.2 regardless of taxonomic group or region, whether it is plant in Britain या bird in California या molluscus in New York State। इन तीनों में ही z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 0.1 से लेकर के 0.2। बात समझ में आ रही है। अगर मैं चाहे मैं प्लांट की पॉपुलेशन की बात करूँ ब्रिटेन में, या बर्ड्स की बात करूँ कैलिफोर्निया में, या मोलस्कस की बात करूँ न्यूयॉर्क स्टेट में। ठीक है, तो इन सब का जो z है या स्लोप रिग्रेशन लाइन है वो लमसम बराबर है या एक जैसा है, यही बात लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर इफ़ यू एनालाइज स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जैसे वेरी लार्ज एरिया लाइक पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें, तो आपको जो रिग्रेशन लाइन है वो बहुत ही 0.6 से 1.2 के अप्रॉक्स ही देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिग्रेशन लाइन ऑफ मच स्टीपर टू बी मच स्टीपर, और यहाँ पर क्या है, 0.1 से 0.2, और यहाँ पर क्या है, बहुत ही स्टीपर रिग्रेशन लाइन देखने को मिलती है। जेड की वैल्यू रेंज करती है 0.6 से लेकर के 1.2 तक। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फ्रूगीवोर्स क्या होता है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, या अगर मैं बात करूँ मैमल्स की, इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, तो जो स्लोप या रिग्रेशन लाइन है उसकी वैल्यू होती है 1.15 किलो जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू बात समझ में आ गई। चलो अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, बायोमास, है ना। Number of species in a community really matter of functioning of the ecosystem. This is a question for which ecologists have not been able to give definite answer. देखो लिखा है for many decades ecologists believe that, ये देखो कितनी अच्छी सी बात लिखी हुई, for many decades ecologists believe that communities with more species generally tend to more stable than those with less species। ये सच है, ये एक लेवल तक ये बात सच है। What exactly is the stability for a biological community? अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये बात को समझिए, लिखा हुआ है a stable community। एक स्टेबल कम्युनिटी की क्या खास बात है, सबसे पहली खास बात है कि वहाँ पर हमको प्रोडक्टिविटी, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। तो मतलब बायोमास उसका फिक्स होता है, पिछले साल इतनी पैदावार हुई तो अगले साल भी इतनी होगी, तो उसके अगले साल भी इतनी ही होगी। तो शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। दूसरी लिखी हुई है कि छोटे मोटे डिस्टर्बेंस, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू अकेजनल डिस्टर्बेंसेस लाइक नेचुरल या कोई मैन मेड डिस्टर्बेंस को भी ये क्या कर जाएगी, बियर कर लेगी, राइट। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को भी बियर कर लेगी। इट मस्ट ऑल्सो भी, दूसरा पॉइंट था ये, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था रेजिस्टेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, और तीसरा पॉइंट था इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? लिखा है we don't know how these attributes are linked to species richness in a community. But देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, we don't know the attribute, these attributes are linked to species richness in a community. अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, एक साहब थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन। क्या थे? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन साहब ने बहुत ही लंबे समय तक इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक आउटडोर प्लॉट दी। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? आउटडोर प्लॉट का। और उनको कुछ टेंटेटिव आंसर्स देखने को मिले। टिलमैन साहब ने क्या पाया कि जो प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट जिनमें ज़्यादा स्पेसीज हैं, वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करते हैं अपने टोटल बायोमास में। अब मेरी बात को समझिए, उन्होंने क्या लिया, एक स्क्वायर, हर जगह गए और एक स्क्वायर लिया। और ये क्या लिया कि जैसे 2 फीट का स्क्वायर या 1 मीटर का स्क्वायर या 2 मीटर का स्क्वायर एरिया लिया। कितना लिया? जैसे यहाँ से उठे और चले गए पार्क में, और पार्क में 2 मीटर स्क्वायर का लैंड एरिया उन्होंने मार्क कर दिया। फिर यहाँ से उठे और वो चले गए खेत में, 2 मीटर स्क्वायर एरिया का लैंड एरिया मार्क कर दिया, और उतना ही फिर वही 2 मीटर स्क्वायर का एरिया उन्होंने फॉरेस्ट में मार्क किया। तो अगर मैं एक पार्क की बात करूँ तो 2 मीटर लैंड एरिया में मुझे घासें दिखेंगी, बहुत सारी ग्रासेस दिखेंगी, एक ही तरीके की ग्रासेस दिखेंगी, और 1, 2, 4, 10 चींटियाँ दिखेंगी, 1, 2 कीड़े या 10, 5 इंसेक्ट। जब मैं जाता हूँ खेतों में तो मुझे गेहूँ, चावल या किसी की खेती दिखेगी, थोड़े से ज़्यादा इंसेक्ट दिखेंगे, है ना। और जब मैं यही जाता हूँ किसी जंगल में, तो जंगल में मुझे उतने ही लैंड एरिया में कम से कम 50 से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। मतलब एक कोई पेड़ होगा, उसके अगल बगल घास होगी, उसके बगल में 2-3 तरीके की घास होगी, छोटे मोटे और पेड़ होंगे उतने ही रीजन में। उसके अलावा पेड़ के ऊपर 10 कीड़े, 10 तरीके के, नीचे घास में 10 तरीके के कीड़े, मिट्टी के आसपास बहुत सारे अर्थवर्म वगैरह। तो मुझे वहाँ पर स्पीसीज, और मैं इतना ही लैंड एरिया लेकर के चला जाऊँ डिज़र्ट में, थार डिज़र्ट में या कहीं, तो मुझे 2 मीटर स्क्वायर में बहुत मुश्किल से हो सकता है एक कैक्टस का पेड़ मिल जाए, और किसी भी तरीके का इंसेक्ट ना मिल जाए। हो सकता है 2 मीटर स्क्वायर में मुझे 1-2 छोटी सी घास मिल जाए और कुछ ना मिल जाए। चूहा कहाँ डिजर्ट में मिल रहा तुमको, रैट स्नेक मिल जाए या लिजर्ट मिल जाए, राइट। तो इसका मतलब उतने ही लैंड एरिया में कहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ मुझे सीजनल फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगी। तो कहेंगे सर सबसे कम फॉरेस्ट में दिखे, क्योंकि वहाँ कई तरीके की डाइवर्सिटी है, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे डाइवर्सिटी कम होगी, सपोर्ट सिस्टम वीक होता जाएगा, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अनस्टेबल होता जाएगा। और हमें बायोमास सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट में, फिर एग्रीकल्चरल लैंड में, फिर गार्डन में। उससे कम देखने को मिलेगा हमको डिजर्ट में, राइट। मेरी बात समझ में आ गई? He also showed that in his experiment लिखा है increased diversity contributed higher productivity। सही बात है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बायोमास, बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो जितनी ज़्यादा तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ तुमको मिले, सबको पकड़ो, सबका वजन कर लो। सबसे ज़्यादा कहाँ तुमको दिखेगा? फॉरेस्ट में। सब तो ऑर्गेनिक ही है, प्लांट में, एनिमल में, सब में तो ऑर्गेनिक ही है। अब लिखा है although we may not understand completely how species, देखो लिखा है species richness contribute to well-being of an ecosystem। क्या मैंने ये बात बताई कि नहीं बताई? लिखा है
rich biodiversity not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है हमें खाने के. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us that few species become extinct? अरे कुछ चींटियों की स्पेसीज खत्म हो जाए, हमें आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ना चाहिए. अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि अगर हम वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम की बात करें तो लिखा है वुड, अगर वहाँ पर जो है वहाँ पर ट्री लिखा है वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पेसीज शुड लॉस्ट फॉर एवर. इतना तो नहीं, बहुत इतना कम फर्क पड़ेगा कि पता भी नहीं चलेगा. ट्री फ्रॉग्स की एक स्पेसीज विलुप्त हो जाए तो थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ेगा, राइट, पॉलिनेशन में थोड़ा मोड़ा है पर, लेकिन वो पता नहीं चलेगा. लेकिन क्या हमारी लाइफ की क्वालिटी इफेक्ट होगी? नहीं. लेकिन अगर कह रहे हैं कि अगर 20,000 तरीके की एंट अर्थ पे पाई जाती है स्पेसीज, अगर उसमें से 15,000 एंट की स्पेसीज अर्थ से ख़त्म हो जाए तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? पड़ने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कूड़े कचड़े कबाड़, डेड डिकेइंग पार्टिकल, चीटी वीटी खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस को बना के रखती हैं. अब यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा. यस, लिखा भी है उसके बारे में, लिखा भी इन्होंने एक बार. कह रहे हैं कि इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. कह रहे हैं हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमको चीटी तो वैसे ही पसंद नहीं, ख़त्म हो जाएगी क्या हमारा जाएगा, और अच्छा है हम खुद सफाई करवा लेते हैं. तो ये डायरेक्ट आंसर में तो हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करेगा. लिखा है तो लिखा है सच नेव क्वेश्चन, इट्स अ नेव क्वेश्चन, बट कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी. एक एनालॉजी, एक पॉल एलरिक साहब ने, जो कि स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. क्या दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताती है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताती है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बात करती है कि किसी एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम की तरह सोचिए. क्या सोचिए? एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम की तरह सोचिए. और उन्होंने कहा कि जो पैसेंजर उस प्लेन के अंदर हैं, जो उस प्लेन में जितने भी नट बोल्ट हैं, रिवेट्स हैं, उनको आप स्पेसीज मानिए. क्या मानिए? स्पेसीज. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर करिए और उस प्लेन में जितने भी रिवेट्स हैं, नट बोल्ट हैं, उनको स्पेसीज मानिए. तो पूरी प्लेन को ही आपस में जोड़ के रखने का काम होता है नट का, रिवेट का. अब कह रहे हैं धीरे धीरे एक एक नट खोलना शुरू करिए और वो नट धीरे धीरे उठा के अपने घर में लेके जाइए. जैसे आपने सीट पे बैठे हैं और सीट में जो साइड में आपका आर्म रेस्ट है उसका नट खोल लिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है. धीरे धीरे कुछ लोग थे जिन्होंने जिस सीट पे बैठे उसी सीट का नट खोल डाला था. प्लेन को इससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि प्लेन हवा में उड़ रहा है? बहुत होगा, खटखट की आवाज आएगी और क्या होगा? सीटें हिलने लगेंगी और क्या होगा? लेकिन आप समझिए कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ सीट्स की नट खोलते जाएंगे तो प्लेन की स्टेबिलिटी पे धीरे धीरे असर पड़ना शुरू होगा. गए प्लेन का जितना भी टॉयलेट था, फोसेट था, सबका नट खोल डाले. अभी भी प्लेन अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन प्लेन अभी उड़ रहा.
आप में से ही कुछ ऐसे शरारती तत्व थे और जो गए और क्या किए कि प्लेन का जो विंग है, क्या है, प्लेन का जो विंग है साइड में लगा हुआ उसका नट खोल दिए। अब मुझे बताइए क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? पूरा का पूरा प्लेन कोलैप्स कर जाएगा, राइट, या इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर मैं एक नेचुरल एक फॉरेस्ट की बात करूं तो उस फॉरेस्ट का जो विंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवेट है, वो है टाइगर। पूरे इकोसिस्टम में सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल में तो टाइगर, लॉयन, यही सब आते हैं ना। आपने नीचे के स्पीसीज डिस्टर्ब करना शुरू करी तब भी इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्पीसीज कमाते जाएंगे इकोसिस्टम अनस्टेबल होता जाएगा। और अगर आपने जो टॉप कार्निवोर, ये मतलब ट्रॉफिक लेवल में सबसे टॉप पे उनको खत्म कर दी तो सारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि कॉजिंग, जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं पॉपिंग अ रिवेट, टेकिंग होम स्पीसीज बिकम, जो निकल रही है स्पीसीज इंस्टिंक्ट हो रही है, मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन इनिशियली जितना ज़्यादा हम रिवेट रिमूव करेंगे उतनी ज़्यादा तरीके से प्लेन डेंजरसली वीक होता जाएगा। और अगर हम सारे रिवेट को निकाल लेंगे प्लेन एक क्रिटिकल कंडीशन में हो जाएगा। और अगर हमने विंग का रिवेट निकाल दिया तो ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही कोलैप्स कर देगा। और जो लिखा है फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ रिवेट ऑन द सीट विंडो प्लेन, से ज़्यादा थ्रेट हमको कब मिलेगा? अगर हमने विंग का रिवेट निकाल दिया, राइट। चेयर का नट खोलने से और विंग का नट खोलने में कहाँ ज़्यादा खतरा है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्लास में यहीं से। थैंक यू। यहाँ तक का बात मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, नैरोली यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी से पढ़ाने की कोशिश करी और आपको भी ये पूरा चैप्टर समझ आया। इसकी नोट ज़रूर बनाइए, इसका कंटेंट ज़रूर एक्सट्रैक्ट करके कई बार लिखिए। डेटा है, डेटा याद ही नहीं होगा अगर आप इसको नहीं करेंगे तो। थैंक यू।